हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर जो है आप लोगों का 7, जिसका नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। ये बच्चों आप लोगों का 7 चैप्टर होने वाला है। ये बच्चों देखो, मैं आप लोगों को बहुत इजी वे में और डायग्राम के वाइज आप लोगों को समझाने वाला हूँ। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है ना। अदर आप लोग देखोगे अदर चैप्टर या यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाल रखा है जिसके अंदर आप लोगों को थ्योरिकल मेथड समझा रखा है, लेकिन इसके अंदर मैंने हर एक चीज का डायग्राम के वाइज समझाया हुआ है। तो आने वाला है बहुत ज्यादा मजा। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। तो बच्चों, पहले हम लोग बात करते हैं, देखो कि चैप्टर का नाम ही है, पहले अगर बात की जाए कि सौर विकिरण। अगर मैं बोलूं, आप लोगों ने पता नहीं कभी सुना होगा कि नहीं सुना होगा कि आखिर सौर विकिरण का मतलब होता क्या है। तो देखो, सौर का मतलब होता है सूर्य, विकिरण मतलब क्या होता है उसकी ऊर्जा, है ना। उसकी ऊर्जा हो गई या किरणें हो गई, वो क्या कहलाता है आपका सौर विकिरण कहलाता है। देखो जैसे समझाता हूं मैं आप लोगों को। जैसे आप ये देखो, ठीक है, कि क्या होता है कि पृथ्वी की सतह, यानी जब पृथ्वी की सतह पर जो ऊर्जा है वो केवल किससे मिलती है, हमारे सूर्य से मिलती है। पृथ्वी को मिलने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। अब सूर्य से पृथ्वी को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। और सूर्य अत्यधिक गर्म गैस का क्या है बच्चों, पिंड है। ये बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, गर्म है, जाओगे तो जल जाओगे, अस्थियां भी नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। तो ये मतलब इसका टेम्परेचर आप सोच सकते हो 6000 सेल्सियस का टेम्परेचर जो है ना, सूर्य का टेम्परेचर है, वो भी अनुमान है, करेक्ट ये भी नहीं बताया जा सकता, ठीक है ना। ये गैसीय पिंड, मतलब जो सूर्य है बच्चों, ये क्या है, गैस का एक पिंड है। मैंने आप लोगों को पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास मैंने आप सभी को समझाया था कि हमारी जो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जिनका निर्माण गैसों से हुआ है, और कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनका निर्माण किससे हुआ है, ठोस चट्टानों से हुआ है। और जिन ग्रहों का निर्माण ठोस चट्टानों से हुआ है उसे हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, और जिन ग्रहों का निर्माण किससे हुआ है, गैसों से हुआ है, उसे जोवियन ग्रह कहते हैं। अब आप लोग बोलोगे भैया ये सूर्य तो क्या ग्रह तो है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, आप बहुत सही बोल रहे हो कि सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। गैस का क्या है बच्चों, एक तारा है। और ये ही क्या करता है, हमारे अंतरिक्ष में ऊर्जा का क्या करता है, प्रवाह करता है, ऊर्जा को फैलाता है। कौन, सूर्य, है ना बच्चों। और मतलब मैंने बताया ऊष्मा का विकिरण करता है कौन, सूर्य। और सौर विकिरण इसी को कहा जाता है। अर्थात जो सूर्य होता है जब अपने विकिरण को अंतरिक्ष में फैलाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सौर विकिरण। अब बात रही पृथ्वी की, भाई तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सौर विकिरण कब जाएगा और कब कम सौर विकिरण होगा, चलो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये दो स्थिति दे रखी है आपको, ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है बच्चों, सूर्य है, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों कि जैसे उपसौर, पहले मैंने बात किया उपसौर की, ठीक है ना, कि आखिर उपसौर का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो 3 जनवरी को क्या होता है, जो पृथ्वी होती है ना वो सूर्य के सबसे निकट होती है, सबसे पास होती है 3 जनवरी को हमारी पृथ्वी, ठीक है ना। अर्थात कितना होता है बच्चों, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी होती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अपसौर कहा जाता है। 3 जनवरी आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये रहा हमारा सूर्य और ये रही पृथ्वी। तो 3 जनवरी को क्या होती है, जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के क्या होती है, पास होती है, ठीक है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसौर। यानी इस दिन क्या होगा, सूर्य किरणें हमारी पृथ्वी पर क्या पड़ेंगी, ज्यादा पड़ेंगी। क्या पड़ेंगी बच्चों, ज्यादा पड़ेंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के दौरान क्या होता है, 4 जुलाई को, कितना बच्चों, 4 जुलाई को जो पृथ्वी होती है वो सूर्य से क्या होती है, दूर होती है। कितनी दूर होती है बच्चों, तो वो दूर होती है 15 करोड़ 20 लाख। कितना होता है बच्चों, यहां 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की क्या होती है, दूरी होती है, किसके, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, ठीक है। और इसी को हम, इस स्थिति को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अपसौर कहा जाता है। तो ये दो स्थिति है हमारी पृथ्वी पर सूर्य की, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं उपसौर और एक होता है अपसौर,
दोनों में मैंने आप लोगों को डिफरेंस समझा दिया, बताया था मैंने डायग्राम वाइज समझाऊंगा, डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अगर आपको नोट करना है तो इस चीज को नोट कर सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों सूर्य तप। अब क्या होता है सूर्य तप का मतलब क्या होता है, यानी जो सूर्य है बच्चों, ये रहा हमारा सूर्य, तो जो सूर्य की किरणें क्या होती हैं जब हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं, ठीक है ना, हमारी पृथ्वी पर क्या होती है, जब सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं तो इसे क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य तप। और ये क्या है, जो पढ़ना ये कहलाता है ऊर्जा, यानी सूर्य को मतलब पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं। या इसे आगामी सौर विकिरण भी कहा जाता है। आगामी का मतलब क्या है, सूर्य से किरणें क्या हो रही हैं, आ रही हैं, कहां, हमारी पृथ्वी पर आ रही हैं। और ये तरंगे क्या होती हैं, यानी जो ये किरणें जो होती है बच्चों, ये लघु तरंगों के रूप में आती है। कैसे आती है बच्चों, लघु तरंगों के रूप में आती है। सूर्य इधर है तो ये इस तरीके से यहां फैलेगी, ठीक है, अक्षांश पर सबसे पहले, तो इसे कहते हैं सूर्य तप। क्या कहते हैं बच्चों, सूर्य तप। तो साधारण शब्द है कि यानी पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, सूर्य तप, या इसे आगामी विकिरण भी कहा जाता है, आगामी सौर विकिरण भी कहा जाता है। आसान है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब यहां बात करते हैं कि चलो हमने सूर्य तप तो समझ लिया, ठीक है, सूर्य तप का मतलब है तो ऊर्जा, तो भाई तापमान का मतलब क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, सूर्य तप क्या है बच्चों, ऊष्मा है। क्या होता है, ऊष्मा, जिससे क्या उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, देखो कोई सपोज करो ये रॉड है, ठीक है, अगर मैं क्या करूंगा, यहां अगर हमने क्या लगा दी, आग लगा दी, ठीक है, ये लोहे की रॉड है, अगर मैं यहां आग लगा दूंगा तो आग से क्या होगा, इसके अंदर क्या जाएगी, ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, यानी इस आग की जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, वो किस में चली जाएगी, इस रॉड में चली जाएगी, और इस रॉड का तापमान क्या हो जाएगा, इस रॉड का तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यही मतलब होता है, यानी सूर्य ताप ऊष्मा, जिसे हम गर्मी कहते हैं, क्या उत्पन्न करती है बच्चों, गर्मी उत्पन्न करती है। दूसरा, ये पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। सूर्य तप क्या है, पृथ्वी को जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये वो ऊर्जा है। और सूर्य तप को कैलोरी में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है बच्चों, कैलोरी में मापा जाता है। ये 1.94 कैलोरी जो होता है ना प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक होता है। और गर्मी के कारण, गर्मी का मात्र है, किसी भी पदार्थ को हम गर्मी देंगे तो कॉमन सी बात है उसका तापमान तो बढ़ेगा ही। जिस भी वस्तु को, कोई भी वस्तु हो सकती है, अगर हम उसे क्या देंगे, गर्मी देंगे, हम उसे ऊष्मा देंगे तो उसका तापमान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। इसे ही कहते हैं सूर्य तप। यानी क्या होता है बच्चों, ये ऊर्जा यानी ऊष्मा को ही हम क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं। तो चलो, और सूर्य तप यानी क्या होता है, और गर्मी से क्या होता है, किसी भी पदार्थ का क्या होता है, तापमान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जब हमारी सूर्य किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है बच्चों, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। जब हमारे अभी गर्मी जब पड़ी थी तो गर्मी में हमारे टेम्परेचर यहाँ दिल्ली का ही कितना चला गया था, 52 डिग्री सेल्सियस चला गया था, ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं तापमान। तापमान को क्या कहते हैं, तापमान जो है ना वो ऊष्मा से उत्पन्न होने वाली क्या है बच्चों, गर्मी है। और तापमान को थर्मोमीटर में मापा जाता है। जब आपको बुखार चला जाता है तो थर्मोमीटर लगाया जाता है ना, ठीक है ना। थर्मोमीटर डिग्री, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, इन सब चीजों में क्या होता है, तापमान को मापा जाता है। और तापमान क्या है, गर्मी का ही क्या है बच्चों, प्रभाव है। तापमान क्या है बच्चों, गर्मी का ही क्या होता है, प्रभाव। जब गर्मी बढ़ेगी तो कॉमन सी बात है तापमान भी क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। और गर्मी से तापमान क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। मैंने बताया ना, गर्मी से तापमान बढ़ता है। जैसे अभी दिल्ली का कितना हो गया था, 53, मैंने बताया को 53 डिग्री सेल्सियस अगर दिल्ली का टेम्परेचर अभी बीच में हो गया था गर्मी के टाइम पे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है सूर्य ताप और तापमान में। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि सूर्य ताप और तापमान में डिफरेंस बताइए, तो आप बहुत इजी वे में आप लोग समझा दोगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चों आखिर सूर्य ताप को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं।
यानी जब सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो कितनी मात्रा में ये सूर्य की किरणें हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर बात की जाए, पहला सूर्य की किरणों का झुकाव। आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी का जो आकार है बच्चों, ये पृथ्वी का आकार क्या है बच्चों, गोल है, ठीक है। यानी पृथ्वी का आकार गोल होने के कारण, जैसे कि पृथ्वी हमारी क्या है बच्चों, गोल है, तो पृथ्वी का आकार गोल होने के कारण क्या होता है, सूर्य की किरणें जो होती है पृथ्वी के धरातल पर जब पड़ती है तो उनका झुकाव क्या होता है, अलग अलग होता है। झुकाव क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। ये रहा हमारा सूर्य। अब सूर्य किरणें यहां पहुंची तो पहले तो वो लंबवत पहुंचेंगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जब उसका डायरेक्शन चेंज होगा, सूर्य का डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से विकिरण करेंगी, है ना। तो यही बोल रखा है, पृथ्वी का आकार गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी की धरातल पर पड़ती हैं तो उनका झुकाव क्या होता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। आपने देखा होगा शाम के टाइम पे तो सूर्य निकला ही होगा, तो शाम के टाइम पे क्या होता है कि थोड़ी कम गर्मी लगती है, लेकिन दोपहर के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक है ना बच्चों, है ना। तो लंबवत किरणें कम क्षेत्रफल पर पड़ती हैं, ठीक है ना, इसलिए वो प्रदेश क्या होता है, अधिक गर्म हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे ये है सूर्य, ये पृथ्वी, ये है सूर्य, अगर इसका यहां सीधा अगर किरणें पहुंचेंगी तो इस क्षेत्र में गर्मी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन वहीं क्या होगा, जब सूर्य का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है ना, सूर्य का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, चेंज होगा, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत फैल जाएंगी, और जब सूर्य की किरणें जब फैलेंगी तो तापमान क्या होगा, मतलब कम होगा। जैसे लंबवत किरणें क्षेत्रफल पर गिरती हैं, इसलिए वह प्रदेश क्या होता है, अधिक गर्म होता है। जैसे जैसे किरणों का झुकाव क्या होता है, कम होता जाता है बच्चों, वैसे वैसे क्षेत्रफल क्या होता है उसका, बढ़ता है, और वह भाग क्या हो जाता है, कम गर्म हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य की किरणों का झुकाव सूर्य ताप को क्या करता है बच्चों, प्रभावित करता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। दूसरा आता है बच्चों, दूसरा सूर्य ताप को प्रभावित करने वाला कारण क्या है बच्चों, तो वो है वायुमंडल में जो मेघ, आपको पता है वायुमंडल में जो आप सभी को पता है जो मेघ हो गए, मेघ मतलब क्या होता है, बादल, आर्द्रता, धूल कण, ये क्या होता है, परिवर्तनशील दशाएं होती है। परिवर्तनशील दशाओं का मतलब क्या है कि जब सूर्य किरणें हमारी पृथ्वी तक आती हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये सूर्य किरणें क्या होती है, जब सूर्य किरणें पृथ्वी तक आती हैं तो कुछ किरणें तो क्या हो जाती हैं, बादलों के कारण क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। कुछ किरणें क्या होती हैं, या छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं, धूलकण होते हैं, उसके द्वारा क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, है ना। और कुछ किरणें धरातल के द्वारा क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो वही बात बोल रखा है कि मेघ, जैसे मेघ हो गए, आर्द्रता हो गई, धूलकण हो गए, ये परिवर्तनशील दशाएं हैं। जो सूर्य से आने वाली जो सूर्य तप होता है, यानी सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है, उसे या तो अवशोषित कर लेती है या उसे परावर्तित कर देती है, ठीक है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाले सूर्य ताप में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। जो हमारी सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली जो किरणें हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो दूसरा आपका सूर्य ताप पर क्या है, वायुमंडल का प्रभाव भी क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम सूर्य ताप को ये जो है ना, हम लोग पृथ्वी का एल्बिडो अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है बच्चों, तीसरा हमारा कारण जो है वो है स्थल एवं जल का प्रभाव। क्या है बच्चों, स्थल एवं जल का प्रभाव। ये भी क्या करता है, सूर्य ताप को प्रभावित करता है। कैसे, देखो क्या होता है, सूर्य की किरणों के प्रभाव के से स्थलीय धरातल शीघ्रता से क्या होता है, अधिक गर्म हो जाता है। यानी सूर्य की किरणों के कारण क्या हो जाता है, जो स्थल होता है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, जो जमीन होती है। वहीं क्या होता है, जो जल होता है ना बच्चों, या समुद्र होता है, वो धीरे धीरे ठंडा होगा और धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होगा। तो ये भी क्या करता है, सूर्य ताप को क्या करता है, प्रभावित करता है। याद रखना, जमीन या धरातल क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। वहीं अगर बात की जाए जल, तो मतलब देर से ठंडा होता है और देर से क्या होता है, गर्म होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या करता है, सूर्य ताप को प्रभावित करता है। तीसरा आता है बच्चों दिन। क्या है बच्चों, दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि, ठीक है ना, ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। दिन की लंबाई कितनी है, दिन बड़े हैं कि छोटे हैं,
है ना, ये भी बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे किसी स्थान पर, ठीक है ना, सूर्य तप की मात्रा दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि पर निर्भर करता है। जैसे गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, दिन कॉमन सी बात है बड़े होते हैं, गर्मी के टाइम पे दिन बड़े होते हैं, तो दिन ज्यादा, मतलब गर्मी के टाइम पे जब दिन बड़े होंगे तो सूर्य ताप हमारी पृथ्वी को क्या मिलेगा, ज्यादा प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो ठंडी होती है यानी शीत ऋतु में दिन क्या होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। आपने देखा होगा 6 बजे ही क्या होता है, रात होने लग जाती है। तो क्या होता है, ठंडियों के टाइम पे क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, तो सूर्य ताप उस समय क्या होता है, कॉमन सी बात है, कम प्राप्त होता है। तो यानी दिन की लंबाई और धूप की अवधि भी क्या करते हैं, सूर्य तप को प्रभावित करती है। जितना लंबा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 4 जुलाई को क्या होता है, हमारी पृथ्वी, मतलब 4 जुलाई को दूर होता है, ठीक है ना, हमारा सूर्य जो पृथ्वी है सूर्य से दूर होता है। और 3 जनवरी को क्या होता है, जो सूर्य होता है वो पृथ्वी के करीब होता है। तो कॉमन सी बात है, उस दिन भी क्या होगा, सूर्य तप हमें ज्यादा मिलेगा। देखो एग्जांपल में हमें देना है, ठीक है। दूसरा आता है, देखो फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर, भूमि की ढाल भी क्या करती है, सूर्य तप को प्रभावित करती है। हाँ बिल्कुल करती है। अब एग्जांपल में ये देखो, ये पहाड़ है, इस पहाड़ को कहते हैं सूर्यमुखी ढाल। देखो ये वाला जो क्षेत्र है ये सूर्यमुखी ढाल कहलाता है, ठीक है। और ये सूर्य की किरणें यहाँ आ रही हैं, तो जब सूर्य की किरणें जब यहाँ आएंगी तो इस पहाड़ पर क्या होगा, सूर्य तप क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा। और वहीं क्या होगा, इसके विपरीत जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में सूर्य तप क्या होगा बच्चों, कम पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ऊंचाई भी क्या करता है, सूर्य तप को प्रभावित करती है। दूसरी भूमि की ढाल, जैसे सूर्यमुखी ढाल होने वाले अधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है। जैसे ये सूर्यमुखी ढाल है तो यहाँ सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा। जबकि विपरीत ढाल, ये है आपकी विपरीत ढाल, विपरीत ढाल में क्या होगा, सूर्य ताप क्या होता है बच्चों, बहुत ही कम प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके का होता है, ठीक है। और 5वां कारण आता है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ये भी क्या होती है, प्रभावित करती है। अभी मैंने आपको बताया 3 जनवरी को क्या होता है, पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के सबसे करीब होती है। तो कॉमन सी बात है, इस टाइम पे क्या होगा, सूर्य तप ज्यादा प्राप्त होगा। और 4 जुलाई को क्या होता है, जो सूर्य होता है वो पृथ्वी से दूर होता है, तो इस दिन क्या होगा, सूर्य तप क्या होता है, कम प्राप्त होता है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी क्या करती है, सूर्य तप को कहीं ना कहीं क्या करती है बच्चों, प्रभावित करती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि जो पृथ्वी है बच्चों, पृथ्वी के गर्म और ठंडा होने के तरीके क्या है, यानी पृथ्वी किस तरीके से गर्म होती है और किस तरीके से ठंडी होती है। अब ये थोड़ा सा ना, ये जो टॉपिक आ जाएगा थोड़ा सा वैज्ञानिक टॉपिक ले लेगा, ठीक है ना, थोड़ा साइंस इसके अंदर आ जाती है। आपने कई बार ये पढ़ा होगा चालन, चालन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, चालन का मतलब होता क्या है, मैंने जो नॉर्मली ले रहे हैं, एक रॉड ये रही, ठीक है, और एक लोहे की रॉड ये रही, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, रॉड क्या है, ये ठंडा है, ठीक है, और ये रॉड क्या है बच्चों, गर्म है। क्या है बच्चों, ये गर्म, ठीक है, ये ठंडा है और ये गर्म है। तो जब देखो आपको पता है कि क्या होता है, कि इसमें क्या होता है, जब असमान ताप वाले दो पिंड, दोनों पिंड यानी दो, मैंने पदार्थ या रॉड ले रखी है, इसका तापमान ये ठंडा है और ये क्या है, गर्म है, ठीक है। जब दोनों आपस में संपर्क में आते हैं तो गर्म पिंड क्या होता है, यहां से क्या होता है बच्चों, यहां से जो ऊष्मा होती है वो ठंडे पदार्थ की ओर जाएगी। कहां जाएगी बच्चों, ठंडे पदार्थ की ओर, या ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है, ठीक है। और जब तक ये प्रवाह, पता है, जो गर्म वाला पदार्थ है ठंडे में तब तक जाएगा जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, समान ना हो जाए। जब तक दोनों ही क्या होने, मतलब मीडियम, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक ये प्रवाह क्या रहता है, जारी रहता है। और इसी को क्या कहते हैं, हम चालन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चालन कहते हैं। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी के साथ भी होता है कि जो ऊर्जा होता है ना, ऊर्जा का इसी तरीके से क्या होता है, स्थानांतरण होता रहता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जब मतलब नॉर्मली टेम्परेचर होता है, आपने देखा होगा नॉर्मली टेम्परेचर है, गर्मी ज्यादा लग रही है, लेकिन अचानक जब हवा आती है तो थोड़ा ठंडे लग जाती है, तो यही क्या आता है, चालन की प्रक्रिया है। दूसरा आता है संवहन। अब संवहन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपने दिख रहा होगा, ये दोनों ही ताप, ये तो समझ में आ गया, ये जो ऊर्जा यानी ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है ना यहां से यहां तक, तो यही क्या कहलाएगा, संवहन कहलाता है। अर्थात संवहन मतलब संवहन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, वायुमंडल में लंबवत ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। सीधा क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण
होता है। और ये प्रक्रिया गैस और तरल पदार्थ में होती है। किसमें होती है बच्चों? गैस और तरल पदार्थ में होती है, ये ठोस पदार्थ में नहीं होती। ठीक है ना। और किसी तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर अणुओं का स्थानांतरण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। और तीसरा आता है अभिवहन। अब अभिवहन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि सपोज करो ये रॉड लिया मैंने, ठीक है, ये रॉड है, बीच में से क्या है बच्चों? खाली है। ठीक है, तो यहां जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है ना, यहां जब इसको गर्म करेंगे तो यहां क्या होगा? इसकी जो गर्मी है वो बाहर क्या होगी? निकलेगी। यहां से गर्म किया, यहां से निकलेगी। अर्थात देखो, इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षैतिज स्थानांतरण होता है। क्षैतिज का मतलब इस तरीके से होता है। ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। मध्य अक्षांश वाले जो क्षेत्र होते हैं, जैसे ये पृथ्वी है तो ये मध्य अक्षांश वाले जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तो मध्य अक्षांश वाले क्षेत्रों में क्या होता है? मौसम की विभिन्नताएं अभिवहन के कारण आती है। किसके कारण आती है बच्चों? अभिवहन के कारण। जैसे क्या होता है, यहाँ गर्मी कॉमन सी बात है, ज्यादा पड़ेगी, यहाँ ज्यादा पड़ेगी। कई बार होता है यहाँ ठंडी भी ज्यादा पड़ जाती है, तो वो रीजन क्या होता है? अभिवहन होता है। क्या होता है बच्चों? अभिवहन। इसी तरीके से उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय प्रदेशों में ऊष्मा का क्या होता है? संचार होता है। ठीक है ना, ये आपका ध्रुवीय प्रदेश होते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, यहां भी क्या होता है? ऊष्मा यानी गर्मी का स्थानांतरण होता है। वो बात अलग है कि इतनी ज्यादा गर्मी वहां पहुंच नहीं पाती है, इसीलिए ध्रुवीय प्रदेशों में क्या होता है बच्चों? ठंडी ज्यादा होती है। ठीक है ना, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होता है? ठंडी ज्यादा होती है, सूर्य की किरणें उतनी नहीं पहुंच पाती है। कॉमन सी बात है, जब सूर्य तक वहां नहीं पहुंच पाएगा। और दूसरा क्या है कि जो हमारे पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ये दोनों एंडिंग पॉइंट है। सूर्य किरणें यहाँ नहीं पहुंच पा रही। दूसरा यहाँ बर्फ है, तो बर्फ के कारण क्या होता है? सूर्य किरणें क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। तो इसीलिए इस क्षेत्रों में ठंडी ज्यादा होती है। और इस तरीके से हमारा क्या होता है? वायुमंडल गर्म और ठंडा होता है। ठीक है, अब आता है बच्चों की आखिर पार्थिव विकिरण क्या होता है। ठीक है ना, आप लोग समझ रहोगे। पार्थिव विकिरण बड़े वैज्ञानिक शब्द है भैया इसके अंदर, है ना। आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, कभी सुने भी होंगे, छोटी क्लासों में कितना ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। आप लोगों को लग रहा होगा 11th में आके मैंने क्या ले लिया, ज्योग्राफी तो पूरी साइंस है, यहां से यहां जा रही है। ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, उतना तो मैं आप लोगों को केवल उतना ही करवा रहा हूं जितना आप लोगों के लिए पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सब चीजों में काफी ज्यादा चीजें मैं कवर कर दे रहा हूं। ठीक है ना, वरना तो अगर आप डीप एनसीईआरटी को अगर पढ़ने बैठोगे तो चीजें जल्दी जल्दी आप लोगों को क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ तो मैं आप लोगों को हर चीज एक डायग्राम वाइज समझा रहा हूँ चीजों को। ठीक है ना, तो मजा आ रहा होगा। ठीक है, अगर मजा आ रहा है तो यार कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करो, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाए। ठीक है ना, ताकि मैं और आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आ सकूं। ठीक है, बात करते हैं पार्थिव विकिरण। अब पार्थिव विकिरण का मतलब क्या होता है, यानी जब सूर्य की किरणें क्या होती हैं? पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, सूर्य किरणें क्या होती है? जब सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर पड़ता है। ये सूर्य किरणें क्या हुई? हमारी पृथ्वी पर पड़ी। अब कॉमन सी बात है, जब ये पृथ्वी पर पड़ेंगी तो इस एरिया को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म। तो जब सूर्य किरणें क्या होती है? लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती हैं और इस जमीन को यानी धरातल को क्या करेंगे? गर्म करती है। और जब धरातल गर्म हो जाता है ना, तो बच्चों फिर क्या होती है? ये इस प्रकार से ऊष्मा क्या होती है? बाहर निकल जाती है। ठीक है, और जब पृथ्वी स्वयं क्या होता है? स्वयं गर्म होने लग जाती है, तो उसके बाद वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में क्या होता है? ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। इसी को ही क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं। अब आप लोग कभी सोचा है, कभी आपने सोचा है कि हमने देखा है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, ठीक है, पहाड़ होते हैं, वहां ठंडा होता है। ठीक है, तो पहाड़ होते हैं वहां ठंडा होता है, बर्फ ज्यादा होती है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में बर्फ नहीं होती है। आखिर रीजन क्या है? पहाड़ी क्षेत्र में जबकि यार सूर्य ये रहा, तो कॉमन सी बात है पहाड़ पर तो सूर्य ताप ज्यादा प्राप्त होगा, तो वहां तो गर्मी ज्यादा होनी चाहिए, वहां तो सारी बर्फ पिघल जानी चाहिए। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में तो थोड़ा दिक्कत होती होगी। तो आखिर ऐसा होता क्या है कि यहाँ टेम्परेचर कम होता है और यहाँ तापमान क्या होता है? मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा होता है। राजस्थान चले और राजस्थान में टेम्परेचर ज्यादा होता है क्योंकि मैदानी क्षेत्र है। ठीक है ना, तो आखिर रीजन क्या है? देखो बच्चों, वो रीजन क्या है? पार्थिव विकिरण ही है। ठीक है, समझा देता हूं। जैसे कि ये रहा पहाड़, ठीक है, ये रही जमीन और ये रहा सूर्य। ठीक है बच्चों, तो ये रहा सूर्य। ठीक है, तो जब सूर्य किरणें क्या करती है? हमारी पृथ्वी तक आती है। ठीक है, ये पृथ्वी तक आएंगी,
धरातल पर आई। तो ये धरातल पर आने के बाद हमारी जमीन को क्या करती है, गर्म करती है। क्या करती है बच्चों, गर्म करती है। जमीन या धरातल को क्या करती है, गर्म करती है। और जब हमारी जमीन क्या होती है, यानी धरातल क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद ये तरंगे इस तरीके से ऊपर निकलती हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से हमारा वायुमंडल क्या होता है, इस तरीके से हमारा वायुमंडल क्या होता है, गर्म और ठंडा होता है। लेकिन जो ये किरणें हैं ना बच्चों, ये जो गर्मी है, ये इतने ऊंचाई पर यहां पहुंच नहीं पाती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। पहाड़ी क्षेत्रों का टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि जब ये हमारी पृथ्वी गर्म होगी तो उसके ऊपर लगने वाला बल भी क्या होगा, यानी आपने देखा कोई लोहे की रॉड ले लो, लोहे की रॉड अगर गर्म होती है तो उसके ऊपर अगर हाथ रखोगे तो आप देखोगे आपको थोड़ा सा ना फील होगा कि ये भी गर्म होता जा रहा है। तो इसी तरीके से हमारा वायुमंडल भी क्या होता है, इसी तरीके से क्या होता है, गर्म होता है। लेकिन इतनी ऊंचाई तक क्या होता है, जो गर्मी है वो पहुंच नहीं पाती है, जिसके कारण क्या होता है, पहाड़ों पर ठंडी ज्यादा होती है। और वो रीजन क्या है, पार्थिव विकिरण। देखो डेफिनेशन दोबारा समझा देता हूं। सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में, ये तरंगे क्या, लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। और जब पृथ्वी स्वयं गर्म हो जाती है तो वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में क्या हो जाती है, ऊर्जा का प्रवाह करती है, विकिरण करती है। इसी को ही क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, ठंडी ज्यादा होती है और मैदानी क्षेत्रों में गर्मी कम होती है, ठीक है ना। सॉरी, पहाड़ी क्षेत्रों मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, मतलब ठंडी ज्यादा होती है, मैदानी क्षेत्रों में गर्मी कम होती है, गर्मी ज्यादा होती है, सॉरी, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहां से गलत बोल गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब पृथ्वी के धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि आखिर हमारे पृथ्वी पर जो तापमान है उसमें किस तरीके से परिवर्तन आता है। पहले बात करते हैं अक्षांश। अब अक्षांश का मतलब क्या है, किसी स्थान पर तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य तप पर निर्भर करता है। सूर्य तप की मात्रा अक्षांश पर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, भिन्नता पाई जाती है। जैसे अगर बात की जाए, ये हमारी पृथ्वी है, ये बीच में ये कहते हैं इसे अक्षांश, ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं अक्षांश, ठीक है। तो सूर्य किरणें डायरेक्टली यहां होंगी तो कॉमन सी बात है, सूर्य तप यहां ज्यादा प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां गर्मी ज्यादा होती है। दूसरा क्या है, ऊंचाई। वायुमंडल में पार्थिव विकिरण के द्वारा, देखो क्या लिख रखा है, वायुमंडल में पार्थिव विकिरण के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। क्या होता है, अभी मैंने बताया ना आप लोगों को, हमारा वायुमंडल क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं होता। नीचे से जब जमीन गर्म होगी तभी तो उसके ऊपर वाला भाग गर्म होगा, है ना। तो नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है, गर्म होता है। और यही कारण है कि समुद्री जो क्षेत्र होते हैं ना, समुद्र तल के जो क्षेत्र होते हैं, उन स्थानों पर तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी वहां गर्मी ज्यादा होती है। और वहीं ऊंचे भागों पे क्या होता है, क्या होता है, तापमान कम होता है, यानी वहां ठंडी ज्यादा होती है। क्योंकि हमारी जो वायुमंडल है वो स्थल से वायु की तरह गर्म होता है, ठीक है ना। सूर्य से डायरेक्टली, सूर्य पहले हमारी जमीन को गर्म करेगा और फिर जमीन जब गर्म होगी तो उससे लगने वाली वायु भी क्या होगी, गर्म होगी। इसीलिए मैदानी क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडी ज्यादा होती है। चलो ज्यादा सब फोकस करते हैं। दूसरा, समुद्र से दूरी, यानी किसी भी स्थान पर तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक क्या है, महत्वपूर्ण कारक समुद्र से उस स्थान की दूरी है। स्थल की अपेक्षा समुद्र क्या होता है, अभी समझाया मैंने, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है ना। समुद्र जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। वही बात की स्थल की बात की जाए तो स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी क्या होता है, ठंडा होता है। इसीलिए रात के टाइम पे क्या होता है, जो रात में ना जब हम लोग सोते हैं तो क्या होता है, गर्मी सारी की सारी बाहर निकल जाती है। सूर्य खत्म, सूर्य चला गया तो गर्मी सारी बाहर निकल गई, तो इसीलिए जमीन का जो सरफेस होता है ना वो काफी ठंडा लगने लग जाता है। जब इसलिए जमीन पे, गांव में लोग जमीन पे सोते हैं तो ठंडा होने लग जाता है। और ऊपरी क्षेत्रों में क्या होता है, गर्मी बिना हाँकते रहेंगे, है ना। तो ये इस रीजन की वजह से होता है। कई लोगों को जब आज पता लग गया ना आप लोगों को किस तरीके से होता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे पहले क्या होता, आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो आज तो लोग टाइम, बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे इस चीज को, लेकिन थोड़ा सा वैज्ञानिक अगर लगाओगे, ज्योग्राफी को पढ़ोगे तो बेहतर ढंग से समझ सकते हो कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये क्यों कहते थे जमीन पे सोना चाहिए, ताकि क्या होता है कि थोड़ा सा ना ठंडी फील आती है। और ऊपरी क्षेत्र में जाओगे तो क्या होगा, गर्मी ज्यादा लगेगी। तो सोचो कितने ज्यादा तेजस्वी, अगर बात की कितना ज्यादा वैज्ञानिक उनकी सोच होती थी हमारे पूर्वजों की, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, वायु सहती या वायु राशि तथा महासागरीय धाराएं, ठीक है। देखो वायु राशि भी क्या करती है, तापमान को प्रभावित करती है। कोष्ण वायु यानी गर्मी वाली जो वायु क्या करती है, सहतिया भी क्या करती है, प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है।
यानी स्थानों का तापमान अधिक तथा ठंडी वायु सहतिया क्या करती है, स्थानों को तापमान को क्या करती है, कम करती है। अगर ठंडी वायु होगी, जैसे कि क्या बोला बच्चों मैंने यहाँ कि यहाँ क्या है कि जैसे स्थानों पर तापमान अधिक होगा, ठीक है ना, और ठंडी वायु क्या हो, सहतियों से प्रभावित होती है उस स्थान को, ठीक है। इसी प्रकार महासागरीय धाराएं भी क्या करती है, कहीं ना कहीं तापमान को प्रभावित करती है। तो ये तापमान को प्रभावित करने वाले कारक है। चलो, अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, घटता है, और नीचे जाते हैं तो तापमान क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए पहाड़ों पर ठंडी ज्यादा होती है और मैदानों में गर्मी कम होती है। लेकिन कभी ना कभी सिचुएशन उल्टी भी हो सकती है। जब हम ऊंचाई के तक कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। क्या होता है, ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, बढ़ता है। कभी कभी कुछ विशेष परिस्थिति में जब ऊंचाई पर जाते हैं तो गर्मी हमें क्या लगती है, ज्यादा लगती है। और जब ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। अब ये क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत आप सभी को पता है हमारी ये है वायुमंडल की परतें। नीचे वाली परत क्या आती है, क्षोभ मंडल। दूसरी वाली परत कौन सी होती है, समताप मंडल। फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल, फिर आता है बहिमंडल। तो सबसे निचली परत कौन सी हुई, क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत यानी क्षोभ मंडल जो पृथ्वी के धरातल से बिल्कुल क्या हुई है, सटी हुई है, चिपकी हुई है ना, वो ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होता है, सामान्य परिस्थिति में घटता है। हमने अभी पढ़ा कि कुछ यानी ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है भाई, घटता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में क्या होता है, तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। तापमान का क्या कहते हैं, व्युत्क्रमण, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो अब है ना, कहीं कोई तुम्हें मिल जाए, अब तुमने तो पहले पढ़ लिया था कि हाँ भाई ऊंचाई के साथ जाते हैं तो तापमान घटता है, रीजन भी तुम्हें समझ में आ गया था। लेकिन किसी ने पूछ लेने भाई बढ़ता तो है, अब तुमको बढ़ता है, अब बढ़ता कहते हैं तो भैया बढ़ता है। उसे जो है कुछ विशेष परिस्थिति में ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, तापमान बढ़ता है। इसी को तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं, ठीक है। अब भैया व्युत्क्रमण की, अब व्युत्क्रमण कब हो सकता है, अब ये भी बता दो। जब ये तो बता ही दिया कि व्युत्क्रमण होता है तो कैसे होता है ये भी बता दो। चलो हम बता देते हैं आप लोगों को। पहला आता है लंबी रातें, ठीक है। और भाई रात बहुत लंबी है, यानी पृथ्वी दिन के समय क्या होती है, ताप को क्या करती है, ग्रहण करती है। तो दिन के टाइम पे तो जमीन पे तो भैया सो जाओ तो बहुत गर्मी है, पूरी जो पीठ है ना आप लोगों की जल जाएगी, ठीक है। तो पृथ्वी दिन के समय सूर्य ताप ग्रहण करती है, इसलिए क्या होता है, पृथ्वी गर्म होती है ना। रात के समय क्या होता है, जो पृथ्वी है वो ताप को छोड़ देती है, तो पूरा ताप छोड़ दिया है ना, ताप छोड़ दी। तो रात्रि के समय क्या होता है, छोड़ने से पृथ्वी क्या ठंडी हो जाती है, और पृथ्वी के आसपास का वायु भी क्या हो जाता है, ठंडा होता है। लेकिन उसके ऊपर वाली जो वायु है अपेक्षाकृत गर्म रहती है। जैसे कि क्या हुआ, एक मिनट, चलो देखते हैं। जैसे कि ये है हमारी जमीन, ठीक है। अब रात के मामा तो जो सूर्य मामा तो खत्म हो गए, सूर्य मामा तो गए तुम्हारे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, रात के समय क्या हो गया, जो जमीन जो होती है वो क्या करती है, ताप को छोड़ती है। क्या करती है, ताप को छोड़ती है। अब ये ताप को इसने क्या कर दिया, रात के टाइम पे छोड़ दिया, तो अब ये क्या हो गई, ठंडी हो गई। ये क्या हो गई बच्चों, ये जमीन क्या हो गई, ठंडी हो गई, ठीक है। और इसके आसपास की वायु भी क्या हो गई, ठंडी हो गई। लेकिन जो हवाएं जो है, जो गर्म हवाएं जो है बच्चों, जो इसके ऊपर यहां गई थी वो तो सेम है ना, ये ठंडा है, ये ठंडा है। लेकिन थोड़ी सी और ऊंचाई पे जाएंगे तो ये वाला क्षेत्र क्या रहेगा, गर्म रहेगा। ये क्षेत्र क्या रहेगा बच्चों, गर्म रहेगा, ठीक है ना। तो भी क्या होता है, तापमान का व्युत्क्रमण, गर्म हुआ ना तो ऊंचाई के साथ तापमान में परिवर्तन आया कि नहीं आया, तो ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा आता है स्वच्छ आकाश। भौमिक विकिरण क्या करता है, पृथ्वी को ठंडा होने के लिए स्वच्छ अथवा मेघ रहित आकाश का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी स्वच्छ आकाश जो रहेगा, ठीक है ना,
उसके लिए अति आवश्यक है कि भैया जो ठंडा होने के लिए क्या जरूरी है, स्वच्छ आकाश होना चाहिए और मेघ रहित आकाश होना चाहिए। जो मेघ मतलब बादल होते हैं, मेघ क्या करते हैं, जो सूर्य की किरणों में क्या डालते हैं, बादल डालते हैं, और पृथ्वी और उसके साथ साथ लगने वाली वायु को भी क्या करते हैं, ठंडा होने से रोक देते हैं। तो इसके लिए पहला क्या जरूरी है, स्वच्छ आकाश जरूरी है, तभी क्या होगा, तापमान का व्युत्क्रमण हो पाएगा, अन्यथा तापमान का व्युत्क्रमण नहीं होगा। तीसरा क्या, शांत वायु। ऐसा नहीं हवा चलती रहे तो भी तापमान का व्युत्क्रमण नहीं होगा, शांत वायु रहेगी। वायु के चलने से निकटवर्ती क्षेत्रों में क्या होता है, ऊष्मा यानी गर्मी का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, जिससे नीचे वाली वायु ठंडी नहीं हो पाती है और तापमान का व्युत्क्रमण नहीं हो पाता है। तो तापमान के व्युत्क्रमण के लिए वायु शांत होनी चाहिए, ठीक है, हवा नहीं चलनी चाहिए, शांत वायु होगी तो तापमान का व्युत्क्रमण होगा, ठीक है। दूसरा आता है शुष्क वायु। आप पता है शुष्क, जिसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है, तो शुष्क वायु भी क्या करता है, ऊष्मा को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है, जिससे तापमान का ह्रास दर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। परंतु शुष्क वायु भूमि विकिरण को क्या करती है, शोषित यानी उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है, तो भी आपका हो जाएगा। इसके साथ साथ बात करते हैं हिमछादन। अब हिमछादन कैसे, जैसे हिम जो होता है ना, हिम क्या करता है, सौर विकिरण को अधिकांश भाग को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। ये जो बर्फ होती है, बर्फ क्या करती है, सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देती है, ठीक है ना, और जिससे वायु की निचली परत क्या होती है बच्चों, ठंडी रहती है और तापमान का व्युत्क्रमण हो जाता है, ठीक है। क्षेत्रों में साल भर क्या होता है, बहुत सारे क्षेत्र में क्या होता है, साल भर तापमान का व्युत्क्रमण रहता है। तो हिम भी क्या करता है, कहीं ना कहीं तापमान के व्युत्क्रमण को प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ एक टॉपिक है जैसे कि तापमान का सामान्य दर किसे कहते हैं, है ना। तो जैसे क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जैसे 100 मीटर, जैसे अगर 1000 मीटर पे जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, तो 6.5 जो डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है ना बच्चों, वो कम हो जाता है, ठीक है। यानी 1000 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, 6.5 जो डिग्री सेल्सियस जो तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसी को तापमान का क्या कहते हैं, सामान्य ह्रास दर कहते हैं, सामान्य ह्रास दर कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, लास्ट टॉपिक है, इसमें हम बात करने वाले हैं कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट, इसके अंदर, ठीक है, पृथ्वी के ऊष्मा बजट का वर्णन कीजिए। तो देखो बच्चों, ये डाटा तो मत पढ़ना, कुछ डाटा इसमें देखो मैं बताता हूं। जैसे ये सूर्य की किरणें हैं, ठीक है बच्चों, तो जब सूर्य की किरणें क्या होती हैं, जैसे कि हमारी सूर्य से क्या हुई, 100% किरणें निकली, 100% किरणें निकली, लेकिन क्या हुआ कि 6% जो किरणें हैं ना, वो वायुमंडल के ऊपरी परत में ही वापस क्या हो गई, चली गई, ठीक है। फिर आ जाओ बच्चों, 27% जो सूर्य की किरणें हैं वो बादलों द्वारा क्या हो गई, वापस लौट गई, ठीक है। इसके साथ साथ 14% जो किरणें हैं वो वायुमंडल ने सोख लिया, ठीक है, और इसके साथ साथ 2% जो है वो सतह ने ग्रहण कर लिया, तो बचा कितना, 51%, ठीक है। अब ये 51% क्या करेगा, हमारे जो जमीन होता है उसको क्या करेगा, गर्म करेगा, क्या करेगा बच्चों, ये गर्म करेगा। अब गर्म करने के पश्चात जब ये गर्मी जब बाहर निकलेगी, जो हीट होती है ना, हीट गर्मी जब ये बाहर निकलती है, तो 6% जो है ना वो वायुमंडल ग्रहण कर लेता है, 9% संवहनीय धाराएं, और 19% क्या होता है, गुप्त ऊष्मा क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। और इस तरीके से सूर्य की, और मतलब जैसे जो 17% होता है ना, वो अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है, और यही क्या कहलाता है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहलाता है। क्या कहलाता है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। यहां से आप देख सकते हो, देखो यहां मैंने प्रॉपरली इसको लिख रखा है, देखो यहां लिखा हुआ है, पहले तो सूर्य तप की विकिरण, देखो जैसे 16% धूलकण और वाष्प कणों द्वारा क्या होती है, अवशोषित हो जाती है, ठीक है। और अगर बात की जाए 3% जो है बादलों द्वारा क्या होती है, सूर्य किरणों द्वारा परावर्तित हो जाती है। 6% क्या है, वायु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, या मतलब स्थानांतरित हो जाती है। 20% बादलों द्वारा परावर्तित हो जाती है, और 4% जल और स्थल द्वारा परावर्तित हो जाती है, और 51% जो सूर्य तप हो ना, वो पृथ्वी को प्राप्त होता है, ठीक है ना, पृथ्वी को प्राप्त होता है। और 51 में से वापस भी तो लौटेगा। फिर ये रहा पार्थिव विकिरण, जिसमें 17% इकाइयां सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं,
ठीक है, 6% वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाता है, 9% संवहनीय धाराओं द्वारा और 19% संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा क्या होती है, वापस मतलब हमारे वायुमंडल में अब्जॉर्ब हो जाता है। और इस तरीके से सूर्य किरणों का क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है हमारी पृथ्वी पर। तो ये था बच्चों ये पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, हमने पूरा चैप्टर कवर किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया है। और थोड़ा एक दो बार आप वीडियोस को देखोगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर आप सोचोगे तो बेटो 11th क्लास की ज्योग्राफी थोड़ा सा वैज्ञानिक साइंस स्ट्रीम थोड़ा हो जाता है, ठीक है ना, तो थोड़ा एक दो बार अगर आप वीडियो को देखोगे पूरी आप चीजों को समझ जाओगे, चैप्टर को बहुत ही आसानी समझ जाओगे। तो अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।